नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बुनियादी पर उतनी ही अद्भुत प्रक्रिया को समझने वाले हैं, मानव प्रजनन। हमारे पास एक दस्तावेज है, मानव प्रजनन तंत्र और प्रक्रिया, और हम कोशिश करेंगे कि इस थोड़ी जटिल लगने वाली प्रक्रिया को आसान बनाएं। मतलब ये कैसे होता है कि नई जिंदगी जन्म लेती है। तो शुरुआत कहाँ से करें? चलिए, पुरुष प्रजनन प्रणाली से। इसमें सबसे जरूरी है वृषण यानी टेस्टिस। यहीं शुक्राणु मतलब स्पर्म बनते हैं और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी। और कुछ और ग्रंथियां भी होती हैं शायद, जो वीर्य बनाने में मदद करती हैं। बिल्कुल। हाँ, टेस्टिस के अलावा और भी ग्रंथियां हैं जो मिलकर सीमेन यानी वीर्य बनाती हैं, जिसमें शुक्राणु तैरते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया जो है, ये हार्मोन्स के बड़े सटीक कंट्रोल में चलती है। जैसे मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथि हैं, वो जीएनआरएच और एलएच जैसे सिग्नल भेजते हैं। अच्छा। और ये सिग्नल टेस्टिस को बताते हैं कि भाई टेस्टोस्टेरॉन बनाओ, और यही टेस्टोस्टेरॉन फिर शुक्राणु बनने में मदद करता है और पुरुषों के जो दूसरे यौन लक्षण होते हैं उनको भी नियंत्रित करता है। शुक्राणु बनने के बाद उनका मैच्योर होना, उनका सही रास्ते से बाहर निकलना, ये सब भी बहुत जरूरी स्टेप्स हैं। तो ये एक तरह का चेन रिएक्शन है जो दिमाग से शुरू होता है। अच्छा, अब आते हैं महिला प्रजनन प्रणाली पर। यहाँ अंडाशय मतलब ओवरीज होती हैं, वो अंडे बनाती हैं, है ना? बिल्कुल। और कुछ हार्मोन्स भी। एकदम सही। ओवरीज अंडे यानी ओवा बनाती हैं और साथ ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे बहुत जरूरी हार्मोन भी रिलीज करती हैं। एस्ट्रोजन का काम है गर्भाशय की अंदरूनी परत को बनाना, उसे मोटा करना। और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो उसे बनाए रखने में मदद करता है। अच्छा। ओवरी से जुड़ी होती हैं फिलोपियन ट्यूब्स। यहीं पर अक्सर अंडा और शुक्राणु मिलते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यहाँ होता है, ओके। और फिर गर्भाशय यानी यूट्रस है जहाँ बच्चा पलता है, राइट? बिल्कुल। गर्भाशय वो जगह है जहाँ भ्रूण इम्प्लांट होता है और फिर पूरे 9 महीने विकसित होता है। और ये सब एक साइकिल में चलता है, जिसे मासिक धर्म चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। हाँ बिल्कुल। ये लगभग 28 दिन का चक्र होता है, हालांकि थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है अलग अलग महिलाओं में। इस पूरे साइकिल में क्या होता है कि हार्मोन्स के असर से पहले तो ओवरी में एक अंडा मैच्योर होता है, फिर वो ओवरी से बाहर निकलता है। उसे ओव्यूलेशन कहते हैं। हाँ, ओव्यूलेशन। और ठीक इसी समय गर्भाशय की जो अंदरूनी परत है वो भी मोटी होने लगती है, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए। बिल्कुल, ताकि अगर अंडा फर्टिलाइज हो जाए तो वो भ्रूण आराम से उस मोटी परत में चिपक सके, यानी इम्प्लांट हो सके। और अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो फिर वो मोटी परत और अंडा दोनों शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जिसे हम पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। सही। तो ये पूरा चक्र शरीर को हर महीने एक संभावित गर्भावस्था के लिए तैयार करता है। ये कुदरत का एक, आप कह सकते हैं, गजब का तालमेल है। यहाँ से प्रक्रिया और भी दिलचस्प हो जाती है। तो फर्टिलाइजेशन के लिए आमतौर पर संभोग यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स से शुरुआत होती है, जब सीमेन, जिसमें लाखों स्पर्म होते हैं, वो योनि यानी वजाइना में जमा होता है। हाँ, और फिर उन लाखों शुक्राणुओं की एक रेस शुरू होती है, एक लंबी यात्रा। उन्हें सर्विक्स यानी गर्भाशय ग्रीवा को पार करना है, फिर पूरे गर्भाशय से गुजरना है और फिर पहुंचना है फैलोपियन ट्यूब तक, जहां अंडा उनका इंतजार कर रहा हो सकता है अगर ओव्यूलेशन हुआ है तो। बिल्कुल। और लाखों में से बहुत कम ही वहां तक पहुंच पाते हैं, और उनमें से भी सिर्फ एक शुक्राणु अंडे की बाहरी दीवार को भेदकर अंदर जा पाता है। और बस उसी पल फर्टिलाइजेशन हो गया, एक जाइगोट बन गया, मतलब जीवन की वो सबसे पहली कोशिका। एग्जैक्टली। जाइगोट, ये अकेली कोशिका फिर बहुत तेजी से डिवाइड होना शुरू करती है, 2 से 4, 4 से 8, और कोशिकाओं का एक गुच्छा सा बन जाता है। इसे कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट, ओके। हाँ, और ये ब्लास्टोसिस्ट अब फैलोपियन ट्यूब से नीचे लुढ़कता हुआ गर्भाशय तक पहुंचता है, और वहां जो वो मोटी परत तैयार हुई थी ना, उसमें जाकर चिपक जाता है, ढंस जाता है। इसी को इम्प्लांटेशन कहते हैं। और इम्प्लांटेशन होते हम कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी शुरू हो गई। सही। ये लगभग 40 हफ्तों तक चलती है ना। हाँ। और इस दौरान एक और बहुत जरूरी चीज बनती है, प्लेसेंटा यानी अपरा। हाँ, प्लेसेंटा बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक तरह से माँ और बढ़ते हुए भ्रूण के बीच का कनेक्शन है। इसी के जरिए बच्चे को माँ के खून से पोषण मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, और बच्चे के शरीर में जो वेस्ट बनता है वो भी इसी के जरिए बाहर निकलता है।
ये एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसा है। कमाल है। और ये भी तो है कि बच्चे को जेनेटिक गुण माँ और पापा दोनों से मिलते हैं। बिल्कुल। हर शुक्राणु में और हर अंडे में क्रोमोसोम्स का एक आधा सेट होता है। जब वो मिलते हैं तो बच्चे में पूरा सेट बन जाता है, आधा माँ से आधा पिता से। यही जेनेटिक मिक्सिंग या विविधता जो है वो प्रजाति के जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन कई बार ये प्रक्रिया उतनी सीधी नहीं होती। कुछ चीजें हैं जो इस पर असर डाल सकती हैं, जैसे उम्र। हाँ बिल्कुल, उम्र एक बड़ा फैक्टर है, खासकर महिलाओं में। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अंडों की क्वालिटी और संख्या कम हो सकती है। पुरुषों में भी उम्र के साथ शुक्राणुओं की क्वालिटी पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा सेहत, लाइफस्टाइल, कोई बीमारी, ये सब चीजें फर्टिलिटी यानी प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आजकल मदद के लिए टेक्नोलॉजी भी है, जैसे IVF। हाँ बिल्कुल, IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और ऐसी कई असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज ART हैं। ये उन कपल्स की मदद कर सकती हैं जिन्हें नेचुरली कंसीव करने में दिक्कत आ रही हो। इसमें अंडे और शुक्राणु को लैब में मिलाया जाता है और फिर बने हुए भ्रूण को गर्भाशय में डाला जाता है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, हमने देखा कि कैसे पुरुष और महिला प्रजनन तंत्र हैं, कैसे हार्मोन्स एक ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करते हैं, और कैसे फर्टिलाइजेशन से लेके इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी और फिर जन्म तक ये पूरी प्रक्रिया कितनी जटिल और सटीक है। वाकई ये जीवन का एक चमत्कारी है। सही कहा। और अंत में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जैसे जैसे ये रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज और बेहतर हो रही हैं और समाज की सोच भी बदल रही है, तो भविष्य में हम प्रजनन की इस पूरी प्रक्रिया को कैसे देखेंगे? इसका हमारे जीवन पर, हमारे रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा? ये वाकई सोचने वाली बात है।